हेलो, माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम वान हाफ फैक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। अणुसंख्यक जो गुण होते हैं जैसे कि परासरण दाब, वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक अवनमन या क्वथनांक उन्नयन, ये सब अणुसंख्यक गुण हैं जो कि कणों की जो विलय है, विलयन में जो विलय पदार्थ होता है उसकी कणों की संख्या पर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ स्थिति में जब हम विलायक में विलय को मिलाते हैं तो विलय का या तो वियोजन हो जाता है या फिर संगुणन हो जाता है, यानी एसोसिएशन हो जाता है। तो उस स्थिति में उनके जो गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस ऐसी स्थिति में जो परासरण दाब है या वाष्प दाब है या फिर हिमांक या क्वथनांक है, उनकी वैल्यू भी जो अपेक्षा से अलग आती है। जैसे कि एसोसिएशन या संगुणन यदि हो तो क्या होगा, जैसे कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो उनका संगुणन हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो अणुसंख्यक गुण जैसे कि परासरण दाब, वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन के जो मान होते हैं वो कम हो जाते हैं, यानी जितने कम होने चाहिए उतने नहीं हो पाते, क्योंकि जो सॉल्यूट है उनके कणों की जो संख्या है वो अपेक्षा से कम आती है। जैसे कि हम बेंजीन को लें, तो बेंजीन जो सॉल्वेंट होता है उसमें यदि हम एसिटिक एसिड को मिलाते हैं एज सॉल्यूट तो एसिटिक एसिड का द्विगुणन हो जाता है। मतलब दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एसिटिक एसिड के वो आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं बेंजीन सॉल्वेंट में। तो इस स्थिति में यदि हम एसिटिक एसिड का अणुभार ज्ञात करें तो 60 ना आकर के और 118 आता है ऐसी स्थिति में। और यदि वियोजन हो तो क्या होगा, जैसे हम कोई इनऑर्गेनिक सॉल्ट या एसिड या बेस को हम वाटर में मिलाते हैं तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयन बनाते हैं। तो उस स्थिति में कणों की संख्या बढ़ जाती है। जैसे कि हम NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो NaCl Na प्लस कैटायन और Cl माइनस एनायन में वियोजित हो जाता है लगभग पूर्ण रूप से। तो उनका जो परासरण दाब या वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक अवनमन या क्वथनांक उन्नयन है वो अपेक्षा से ज़्यादा आता है। इसी को समझाने के लिए वान हाफ ने वान हाफ फैक्टर दिया था जिसे हम आई से दर्शाते हैं। अब जैसे वान हाफ फैक्टर जो आई होता है वो होता है प्रेक्षित परासरण प्रभाव या अपॉन अपेक्षित परासरण प्रभाव। प्रेक्षित यानी जो प्रैक्टिकली हम ऑब्जर्व करते हैं और थ्योरेटिकली यानी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो अणुसंख्यक गुण के प्रेक्षित और अपेक्षित मानों के अनुपात को वान हाफ गुणांक कहते हैं। ये सारे जो गुण होते हैं विलय की आणविक सन्निधि के व्युत्क्रम होते हैं। मतलब ये कि यदि संगुणन होगा तो जो अणुसंख्यक गुण धर्म होता है उसमें जो चेंज होगा वो अब कंपैरेटिवली कम होता है, और यदि वियोजन होता है तो अपेक्षा से अधिक हमें वैल्यू प्राप्त होती है चेंज की। तो इसको हम वान हाफ फैक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू अपेक्षित आणविक संहति अपॉन प्रेक्षित आणविक संहति। I के मान से विलय के सामान्य संगुणन या वियोजन होने का हम अनुमान लगा सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं कि उसका वियोजन होता है या संगुणन हुआ है या सामान्य कंडीशन है, यानी किसी तरह का कोई उसमें चेंजेस नहीं आया है। जैसे कि I इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि विलय को यदि हम विलय कोई पदार्थ है उसको यदि विलायक में मिलाते हैं तो ना तो उसका वियोजन होता है ना संगुणन होता है,
और I का मान यदि 1 से कम है तो संगुणन या एसोसिएशन होता है जो विलय अणु है उसका, और यदि I का मान 1 से अधिक है तो वियोजन होता है, डिसोसिएशन होता है विलय के अणु में। तो इसको जैसे हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट यदि हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं कि विलय के संगुणन का जो अंश होता है वो हम कैसे निकालें। मान लीजिए कि कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए के n मोल्स, आप रिएक्शन कर रहे हैं ए के n पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, और उनमें संगुणन हो रहा है, n अणु संगुणित होकर के और एक बड़ा मॉलिक्यूल AN बनाता है। साम्य अवस्था में क्या होगा, और यदि मान ली अगर हम 1 मोल लें, जो अभी कारक है उसका 1 मोल लें, तो उस स्थिति में जो बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा वो बनेगा 1/n। तो लेकिन साम्य अवस्था में क्या होता है, 1 मोल का x अंश टूट जाता है, 1 मोल का x अंश टूट गया है, तो इसे ही हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहेंगे x को। तो x टूट गया है तो जो बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा साम्य पर वो कितना बनेगा, x/n, क्योंकि संगुणन हो रहा है। तो हम प्रभावी मोलों की कुल संख्या हम यदि कैलकुलेट करें तो साम्य पर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे जो सॉल्यूट है उसके, तो वो क्या आएगी, प्रभावी मोलों की कुल संख्या बराबर 1 - x प्लस x/n। x क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। तो I क्या होता है, I बराबर प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण अपॉन परिकलित अणुसंख्यक गुण। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कणों की प्रभावी संख्या अपॉन कणों की अपेक्षित संख्या। प्रभावी संख्या जो हमने अभी साम्य पर निकाली, और अपेक्षित का मतलब हमने 1 मोल लिया यानी 1 लिया, उसका जो रिएक्टेंट है उसका 1 मोल लिया, तो 1 मोल में से कितना उसका एसोसिएशन, कितना भाग उसका एसोसिएशन हुआ, वो कितना हुआ, x भाग हुआ, और एसोसिएट होकर के जो बड़ा मॉलिक्यूल बना वो कितना बना, x/n। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, I = कणों की प्रभावी संख्या कितनी है, 1 - x प्लस ब्रैकेट में x/n, और हमने 1 मोल लिया, तो कणों की अपेक्षित संख्या क्या होगी, 1। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लघुत्तम ले सकते हैं n, तो बराबर n - nx प्लस x/n हो जाएगा। n यदि हम कॉमन लें तो n ब्रैकेट में 1 - x प्लस x/n, तो ये वांट ऑफ फैक्टर हो जाएगा। अब यदि हम इसमें x की वैल्यू हम निकालना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, In बराबर n - xn प्लस x। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि nx को हम लेफ़्ट साइड जो nx है उसको हम लेफ़्ट साइड ले लेते हैं, तो ये माइनस में प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो nx - x बराबर n - in। तो x बराबर क्या हो जाएगा, n ब्रैकेट में 1 - i यानी वांटा फैक्टर अपॉन n - 1। तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम वांट हाफ फैक्टर की सहायता से आसानी से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और I की सहायता से यानी वांट हाफ फैक्टर से ये आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि जब हम किसी पदार्थ को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो उसका एसोसिएशन हुआ या डिसोसिएशन हुआ, या फिर वो जितने पार्टिकल्स हमने उस सॉल्वेंट में मिलाए हैं उतने ही पार्टिकल्स सॉल्यूशन में उपस्थित हैं। तो ये I या वांट ऑफ फैक्टर की सहायता से आसानी से
ज्ञात कर सकते हैं।